हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उनको डिफाइन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ कि कितने तरह का मोशन होता है। सो टाइप्स ऑफ मोशन में बेटा हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले देखिए ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ये मोशन दो तरह का होता है, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद इसके बारे में। ट्रांसलेशनल मोशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं सुनिए जरा। एक हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हम इसका टाइप बता सकते हैं कर्वी लीनियर मोशन। मतलब जनरली ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा होता है? जिसमें कोई बॉडी मतलब सीधे रास्ते पे चल रही हो या किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रही हो, तो उस तरह का जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन नाम दे देते हैं। जनरली ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जनरली ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। जरूरी नहीं कि ये हर सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन पाथ हो, ये किसी कर्व तरह का पाथ भी हो सकता है। पर बॉडी इसमें कहने का मतलब या तो सीधा जा सकती है या फिर ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर्व टाइप के मोशन में भी मूव कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसलेशनल मोशन के बेटा दो टाइप हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन हम कह सकते हैं और एक कर्वीलिनियर मोशन कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज दैट मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। किस पाथ में मूव करती है एक बॉडी? ध्यान रखिएगा, रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन अभी मैंने आपको बोला, और जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से आपको डेफिनेशन लिखना है। मैं फिर से बोल देता हूं एक बारी। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन बोलेंगे आप किसी बॉडी का? द मोशन ऑफ ए बॉडी in which a body moves on a straight line path is called rectilinear motion. Similarly, let me define curvilinear motion. It is that motion of a body in which body moves on a curved path. कैसे पाथ में मूव करेगी इस बारी बॉडी? कर्व्ड पाथ में मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास, मान लीजिए बेटा ये कोई भी पार्टिकल है, और ये पार्टिकल मान लीजिए इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस तरह के किसी सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए टेबल पे कोई भी पार्टिकल रखा हो बेटा, आपके टेबल पे कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, और ये पार्टिकल बेटा यहाँ से चल करके मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता है। तो इस पार्टिकल ने बेटा जो पाथ ट्रेवल किया वो पाथ कैसा है बेटा? वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो इसलिए ये जो मोशन हुआ बॉडी का, वो कौन सा मोशन हुआ बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो ना करके मतलब कुछ ऐसा मूव करता, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल मान लीजिए आपके टेबल पे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ इस सिचुएशन का। मान लीजिए ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से ऐसे चल करके मान लीजिए यहाँ ऐसे पहुँच जाता। जैसे आपके टेबल पे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल रखा है, आप उसको इधर उधर ऐसे करके इधर लेके जाते हैं, तो वो बॉडी उस समय स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर रही है। वो कैसा पाथ फॉलो कर रही है बेटा? कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है। और इस तरह का जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का, वो कौन सा होता है बेटे? कर्वीलिनियर। और इस केस में आपके पार्टिकल ने कैसा पाथ फॉलो किया है बेटा? आपके पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया है कर्व्ड पाथ। सो सिंपली जिस मोशन में बॉडी क्या फॉलो करती है बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ, वो रेक्टिलिनियर। जिस मोशन में क्या करती है कोई भी बॉडी? कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, वो कैसा हो गया? कर्वीलिनियर मोशन हो गया। और आपको एक काम करना है, आपको अपनी जनरल लाइफ में, जनरली आपको अपनी एवरीडे लाइफ में इन दोनों मोशंस के टाइप के एग्जाम्पल गैदर करने हैं, जिसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है भाई। ट्रांसलेशनल मोशन हो गया भाई। जनरली इसको बुक्स में बेटा, आपके बुक्स में
लीनियर मोशन के नाम से लिखा होता है। मतलब ये किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन को, लीनियर इफेक्ट को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है ये चीज, तो इसलिए इसको लीनियर मोशन की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है भाई, सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड टाइप का जो मोशन होगा उसको आप सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन का नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ये वो मोशन होता है बेटा किसी भी बॉडी का, जो कोई भी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऐसे सर्कल में मूव करती है, या किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे हाथ में जो अभी मार्कर है, ये मान लीजिए एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट मान लीजिए ऐसे कोई भी पार्टिकल मान लीजिए क्या कर रहा हो बेटा, सर्कुलेट कर रहा हो, चक्कर काट रहा हो, तो इसका जो मोशन होगा इस पार्टिकल का वो कैसा कहलाएगा, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कहलाएगा। तो अगर हम इस सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज दैट मोशन ऑफ ए बॉडी in which a body moves on a circular path about a fixed point or fixed axis is called circular motion or rotational motion at a constant distance, मतलब एक फिक्स दूरी पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा ये मेरा सेंटर है सर्कल का, और मान लीजिए मेरा पार्टिकल इससे इतनी दूर रखा है, और वो पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो वो कैसा मोशन कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन कहलाएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया है। ओके, फिर मोशन को हम थर्ड टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैसे, वो कौन सा टाइप है? हम इसको नाम दे सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या फिर बहुत सारे बुक्स में इसको ऑसिलेटरी मोशन भी लिखा होता है, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे इसके नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, क्या पता पड़ रहा है? जिस किसी भी मोशन में, मतलब मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है बेटा, और ड्यूरिंग इट्स मोशन कोई भी बॉडी मान लीजिए किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, ऐसे ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे ऐसे भी कर सकता है भाई। वाइब्रेशन को ही क्या बोला जाता है बेटा? ऑसिलेशन बोला जाता है। लेकिन बहुत छोटे छोटे वाइब्रेशंस को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। जब वाइब्रेशंस बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे दूर दूर तक ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दे बॉडी, तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं बेटा? वाइब्रेटरी मोशन बोलना शुरू कर देते हैं। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी बॉडी के वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को? हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं इसकी। द टू एंड फ्रो मोशन, द to and fro motion of a body about a fixed point। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। आपके घर में मेरे ख्याल चिमटा होगा बेटे, चिमटा है क्या आपके घर में? आप चिमटे को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और प्रेस करके छोड़ दीजिएगा, तो चिमटा आपको कैसे कैसे करता हो दिखाई देगा, कुछ ऐसे ऐसे करेगा। तो वो जो मोशन होगा उस बॉडी का, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो कैसा मोशन कहलाएगा बेटे? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर मैं अब आपको इनके एग्जाम्पल्स देने लगूं तो मैं पूरा दिन निकाल सकता हूं, इनके एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये वो रियल लाइफ सिचुएशंस से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हम हर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल देखने के लिए बोलूं, तो अभी आप जिस रूम में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके रूम में इलेक्ट्रिक फैन है?
क्या आपका इलेक्ट्रिक फैन एक फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है क्या? आप देख पाएंगे कि वो ऐसे ऐसे फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आपके इलेक्ट्रिक फैन का मोशन कैसा हुआ भाई? हम बोल सकते हैं वो या तो सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में बैठ करके मार्केट जाते हैं या फिर कहीं मान लीजिए घूमने के लिए जाते हैं, तो आपका गाड़ी का जो मोशन है बेटा, वो कैसा मोशन है? सब लोग बताएंगे इनमें से कि कैसा मोशन आपका गाड़ी करता है। तो जनरली वो आपका गाड़ी ट्रांसलेटरी मूव करता है या ट्रांसलेशनल मोशन होता है आपके गाड़ी का। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि कैसे आपका गाड़ी मूव करता है। अभी जैसे मैंने आपको वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल दिया कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कैसा हो सकता है। जैसे आपने कई ऐसे वॉल क्लॉक्स देखे होंगे, दीवार घड़ी ऐसी देखी होंगी, जिनके नीचे एक बेटा ऐसे पेंडुलम टाइप की चीज लगी होती है, जो ऐसे ऐसे दोनों तरफ को ऑसिलेट करते रहती है, जैसे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहती है। तो ये जो बॉब है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉब बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं, इस सेटअप को पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो ये जो मास है, इस मास को बॉब बोल देते हैं, टेक्निकल वर्ड है बेटा, याद रख लीजिएगा। तो ये जो बॉब का जो मोशन है, वो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट, कहाँ है फिक्स पॉइंट भाई? ये रहा भाई फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट आपका बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह के मोशन को हम कैसा मोशन बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा भाई, बहुत बढ़िया। अभी हम वहां कंसंट्रेट करते हैं जो टॉपिक्स हमारे 9th क्लास में क्या है बेटे, इन्वॉल्व है। आपको 9th क्लास में वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन के बारे में इतनी गहराई से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप आपके लिए सर्कुलर और रोटेशनल का भी नहीं है। हालांकि इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, जनरल टर्म्स इनके बारे में ज़रूर पढ़ाई जाएंगी, पर आपका जो नॉर्मल कोर्स है वो किसके अबाउट है 9th क्लास में? ट्रांसलेशनल मोशन के अबाउट है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट। अब हम मोशन को बेटा, अभी हमें मोशन को क्या करना है, फिर से कैटेगराइज करना है। हमें ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में गहराई से पढ़ना है, सर्कुलर और वाइब्रेटरी मोशन को हल्का हल्का सा पढ़ना है हमें। तो अभी हम इसको एक बारी फिर से क्लासीफाई कर लेते हैं। जो किसी भी बॉडी का मोशन हो सकता है बेटा, वो हम फिर से दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी। किसके बेसिस पे अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे? स्पीड या वेलोसिटी के बेसिस पे। जनरली आपने पढ़ा होगा, ऐसा लिखा होता है किताबों में कि यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिखा होता है बेटा? एक लिखा होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा टाइप लिखा होता है बेटा बुक्स में, कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा लिखा होता है भाई? सब लोग बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई। तो कब हम किसी बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और कब हम किसी बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है इस तरीके से कि वो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वो बॉडी का मोशन कैसा कहलाएगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा? अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है और अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वो मोशन कैसा कहलाएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। सो हमें यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देना है। सो हाउ टू डिफाइन इट? आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करके आराम से डेफिनेशन लिखिएगा। मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि मैं लिखूंगा तो वो पूरा बोर्ड भर जाएगा और फिर काफी समय भी लग जाएगा बेटा इस एक्टिविटी में। सो यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी in which a body covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. Or in other words, in this type of motion the speed of a body remains same or constant. क्या सब बच्चों को ये समझ आ गया? मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? हमने बोला कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसमें? इक्वल इंटरवल
ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि पहले 2 सेकंड में मान लीजिए कोई बॉडी कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। मैं बोलता हूं अगले 2 सेकंड में भी कितना चलता है ये बॉडी, 10 मीटर चलता है। अगले 2 सेकंड में भी कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। और यहां से टाइम स्टार्ट हुआ था, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर के टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर किया आपके बॉडी ने। क्या आप बता सकते हैं कि पहले 0 से 2 सेकेंड तक आपके बॉडी ने 10 मीटर कवर किया, 2 में 2 सेकेंड और ऐड कर देंगे तो क्या 4 सेकेंड हो गए बेटा, 4 सेकेंड में बेटा क्या 2 सेकेंड और ऐड कर देंगे तो 6 सेकेंड हो गया बेटा। और 6 सेकेंड में आपका बॉडी टोटल कितना चल चुका है, 30 मीटर चल चुका है। क्या 30 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड है और जो टोटल टाइम टेकन है बेटा वो कितना है, 6 सेकेंड है बेटा। टाइम t इज इक्वल्स टू कितना लिया, 6 सेकेंड लिया। बट अगर मैं इस टाइम को भी डिवाइड कर दूं, मतलब कुछ टुकड़ों में बांट लूं, और इस टोटल डिस्टेंस कवर्ड को भी अगर कुछ टुकड़ों में बांट लूं और फिर देखूं कि जो मेरा टाइम के मैंने इंटरवल लिए हैं वो इक्वल है, देखिए 2-2 सेकेंड के हैं। जो डिस्टेंस कवर हुई है उसके इंटरवल भी कैसे हैं, इक्वल है भाई। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, किसी बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या सब बच्चों को बात समझ आ गई, ठीक है भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ आते हैं बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा, सब लोग डेफिनेशन नोट कर ले आराम से। द मोशन ऑफ ए बॉडी in which it covers unequal distances in equal interval of time, or it covers equal distances in unequal interval of times, vice and versa। आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अगर आपका बॉडी कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस किसमें बेटा, किसमें बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर और इसका ठीक उल्टा, क्या बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका बॉडी किसमें, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आपके बॉडी का जो मोशन होगा बेटा वो कैसा होगा, वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस तरह के मोशन की खास बात क्या होती है बेटा, इसमें आपके बॉडी का जो स्पीड है वो सेम नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। वो मे बी इंक्रीज हो सकता है और मे बी डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको बोलता हूं कि टाइम t स्टार्ट्स फ्रॉम 0 सेकेंड और पहले 2 सेकेंड में आपके बॉडी ने कवर किया भाई कितना, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगले 2 सेकेंड में आपके बॉडी ने किया बेटे 15 मीटर कवर। अगले 2 सेकेंड में बेटा आपके बॉडी ने किया, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 8 मीटर कवर। तो क्या ये वैसी ही बात है जैसी हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ी थी? नहीं, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं यहां देख पा रहा हूं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैसा है बेटे, अनइक्वल है। या फिर मैं इसको छोड़ करके मान लीजिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। कैसे, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले 1 सेकेंड में आपके बॉडी ने कवर किया कितना, मान लीजिए मैं बोलता हूं बेटे कितना, 5 मीटर कवर किया। अगले 2 सेकेंड में आपके बॉडी ने बेटा कितना कवर किया, 5 मीटर कवर किया। अगले 3 सेकेंड्स में वो कितना कवर कर रही है बेटा, फिर से 5 मीटर कवर कर रही है। क्या आप सबसे पहले मेरे को टोटल टाइम बता देंगे कि टोटल टाइम कितना लिया, 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, क्या टोटल टाइम बेटा 6 सेकेंड है अगेन। अब मैं देख पा रहा हूं कि 6 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 5 + 5 + 5 15 मीटर हुआ है। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूं कि बॉडी ने जो
डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल डिस्टेंसेस तो ट्रेवल किए हैं। कैसे ट्रेवल किए हैं बेटा? इक्वल डिस्टेंसेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस। लेकिन क्या यहाँ टाइम के इंटरवल भी इक्वल है? नहीं बेटा, इस बार यहाँ टाइम के इंटरवल्स क्या हैं? अनइक्वल है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया होगा। अब कुछ खास बात इनके बारे में वो नोट कर लीजिए। किस तरह की खास बात? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है किसी भी बॉडी का जिसमें किसी भी बॉडी की जो स्पीड है बेटा वो क्या रहती है? सेम रहती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस तरह का मोशन क्या कहलाता है बेटे? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके बॉडी की स्पीड जो है बेटा वो सेम नहीं रहती है, डज नॉट रिमेन्स सेम, डज नॉट रिमेन्स सेम। और अगर वो चीज जो सेम नहीं रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। मतलब स्पीड क्या होती रहती है इस तरह के मोशन में बॉडी की? चेंज होती रहती है। वो मे बी कम हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। क्या सभी बच्चों को ये बेसिक्स मोशन के बारे में क्लियर है? ठीक है भाई। नेक्स्ट हम हमारे मोशन टाइप के कुछ मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहला जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें एक्सप्लेन करना है वो है बेटा डिस्टेंस। इसके साथ साथ हम लोग किसको भी डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को भी। डिस्टेंस को सबसे पहले आप डिफाइन कैसे करेंगे? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं इसका। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल। ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल। बात समझ आ गया मेरे हिसाब से सब लोगों को? क्या है ये डिस्टेंस? क्या है बेटे? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड मतलब शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं द एक्चुअल पाथ लेंथ। द एक्चुअल पाथ लेंथ। आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है भाई। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। इसका दूसरा यूनिट बेटे सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, जिसको हम सीएम से डिनोट करते हैं बेटा। जनरली हम किन यूनिट्स में डिस्टेंस को पढ़ेंगे? एसआई यूनिट्स में पढ़ेंगे, मीटर्स में। बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि सीजीएस यूनिट क्या है उसका? सेंटीमीटर है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। और एक बात डिस्टेंस के बारे में, इट इज ए स्केलर। इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी है भाई? ये स्केलर है कि वेक्टर है? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जी, ये स्केलर है। इसको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल अलजेब्रा से। ठीक है भाई। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। क्या सब बच्चों को यह बात क्लियर हो रही है? ओके, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना बेसिक्स क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है भाई। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं भाई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बोल देता हूं।
इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ covered by a body during the given time interval, or it is the length of shortest path, it is the length of shortest path between initial position and final position of a body. क्या सब लोगों ने डेफिनेशन नोट कर लिया? ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब अगर आप इसको शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये छोटे से छोटी दूरी होती है भाई, छोटे से छोटी दूरी। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। वही सेम अगर हमें इसका एसआई यूनिट चाहिए तो इसका एसआई यूनिट अगेन क्या है बेटे? मीटर है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसका अगर हमें क्या चाहिए बेटा? सीजीएस यूनिट चाहिए तो वो क्या है बेटा? सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर, जिसको कि हम अगेन सीएम से डिनोट करेंगे। फिर बात आती है कि ये स्केलर है या वेक्टर है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं आप। मतलब अगर वेक्टर है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द डायरेक्शन हेयर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके। फिर बात आती है कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसको वेक्टर्स की तरह जोड़ा जाएगा, वेक्टर्स की तरह घटाया जाएगा, ठीक है भाई। फिर बात आती है कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है? यस, इट कैन बी, इट कैन बी टेकन पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। इसको आप क्या भी ले सकते हैं बेटा? पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इसको आप क्या भी ले सकते हैं बेटा? 0 भी ले सकते हैं। और इसको आप क्या भी ले सकते हैं? नेगेटिव भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन एंड योर चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है उसके ऊपर बेस्ड ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ये सब पॉइंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब बच्चों को क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए बिफोर वी टेक ए इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को। ये वो चीजें हैं बेटा जो आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर ये सब याद नहीं रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो फिर आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड, एक इजी से इलस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अज्यूम कर लिया, और ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है बेटे? सब लोग बोलेंगे वाई एक्सिस है। और ये क्या हो गया बेटे? ओरिजिन हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने कितने हो गए बेटा? 0,0। अब अगर मैं देखिए एक्स एक्सिस, अकेले एक्स एक्सिस पे चलना शुरू कर दूं या अकेले सिर्फ वाई एक्सिस पे चलना शुरू कर दूं तो उस तरह के मोशन को जनरली आप क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे आप किसी भी बॉडी के। ठीक है भाई। अब मान लीजिए मैंने आपको ऐसा बोला, इनफैक्ट आप ऐसा करिए, वाई एक्सिस को छोड़िए, अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे, समझ आ जाएगा बेटा आपको। ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां से आपने शुरू किया, ये पॉइंट O है, ये एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है भाई, मान लीजिए यहां से
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, 50 मीटर है। ये भी कितना है बेटे, 50 मीटर है। और ये रिमेनिंग भी यहाँ तक कितना है बेटे, 50 मीटर है। ये एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ तक 50 मीटर है। इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है बेटे A, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम क्या है, C। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप सब लोगों से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है बेटे, स्टार्ट कहां से करता है, स्टार्ट फ्रॉम O एंड रिचेस पॉइंट C। तो आपको दोनों चीजें बतानी है, डिस्टेंस कवर्ड भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। सबसे पहले बेटा आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, फिर आपको इस केस में क्या बताना है बेटे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बताना है। सब लोग बताएंगे। यहां O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और ध्यान रखिएगा जो मेरा क्या है, साइन कन्वेंशन है। क्या है बेटा, साइन कन्वेंशन। वो मेरा ये है कि जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, मतलब इधर से इधर की तरफ जाता हूं, तो मैं क्या लेता हूं, इसको पॉजिटिव लेता हूं। और जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो मैं इसको क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। बेटा एक चीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपका अपना साइन कन्वेंशन होता है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इधर का ही पॉजिटिव लेना है, इधर का ही नेगेटिव लेना है। ये मैंने मेरा मन किया तो ले लिया, आपका जो मन करे आप ले लीजिए। मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको कल को क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। इसमें आपको ये एक्स एक्सिस सिखाया जाएगा, ये वाई एक्सिस सिखाया जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस की इस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी, ये वाई की पॉजिटिव ली जाएगी, ये एक्स की नेगेटिव ली जाएगी, ये वाई की क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। इसलिए मैंने आपको जनरली ये वाला कन्वेंशन बताया है ताकि आपको आगे चल करके आसानी हो। अदरवाइज आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। तो आपको मेरे ख्याल से कन्वेंशन सब बच्चों को ध्यान रहेगा। लेफ्ट टू राइट आते समय क्या लिया आपने, पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट जाते समय बेटे आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है बेटे। और ये कहां लेने की जरूरत है आपको, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, फॉर वेक्टर्स ओनली। क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत तो सिर्फ हमें एक वेक्टर को डिफाइन करते हुए आती है, कोई स्केलर को डिफाइन करते हुए तो हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती है, हमें सिंपली ऐड करना है उसको भाई। तो सब लोग बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया O से और पहुंचा कहां, C पे, तो सब लोग बोलेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया। क्या O से A तक पहुंचने में 50 हो गया, A से B तक आने में फिर से 50 हो गया, B से C तक आने में फिर से 50 हो गया। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि आंसर इसका 150 मीटर हो गया बेटा? सब बच्चे जानते हैं। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या मैंने अभी अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हमेशा क्या लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। डिस्टेंस चाहे आपने इधर ट्रेवल किया चाहे इधर ट्रेवल किया, उसको हमेशा जोड़ दो, बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब आप सबसे पहले साइन कन्वेंशन पे आइए। क्या लेफ्ट से राइट जाना है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव लेना है। तो 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। क्या ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे बेटा आप, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट? क्या बोलेंगे बेटा आप इसको, इनिशियल पॉइंट। और इसको बेटा क्या बोलेंगे आप लोग, फिनिशिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये रही। फाइनल पोजीशन कहाँ है, ये रही। और इधर से इधर जाना है तो आपको कन्वेंशन देखना है, कैसा है ये, पॉजिटिव। तो क्या सिंपली 50 + 50 + 50, तो फिर क्या ये भी 150 मीटर हो गया बेटे? मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है सब बच्चों को समझ। ओके, कोई बात नहीं, हम अपना क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां तक का मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। ठीक है भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाई कि ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कहां से किया है बेटे, स्टार्ट कहां से किया है, O से, और कहां तक गया, C पॉइंट तक।
कहां तक गया, सी पॉइंट तक, और फिर फाइनली कहां है, ओ पॉइंट है पर है भाई। आपका ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ बेटे, ओ से, कहां पहुंचा बेटे, पहले सी, सी से वो क्या हुआ, पहले देखिए आपका ऑब्जेक्ट इधर से इधर ट्रेवल किया, फिर उसने मुंडी घुमाई और इधर को चल दिया भाई, सब लोग जान पा रहे हैं क्या, और फाइनली कहां पहुंच गया आपका ऑब्जेक्ट बेटे, ओ पॉइंट पर पहुंच गया। चला भी कहां से था आपका ऑब्जेक्ट, ओ से। आप बच्चों को फिर से क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बताना है बेटे। क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं, ओके। सो डिस्टेंस को मेजर करते समय आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां से यहां चलने में कितना हो गया बेटे, 50, यहां से यहां चलने में फिर से 50, यहां से यहां चलने में फिर से 50, तो क्या 50 प्लस 50 प्लस 50 150 हो गया बेटे। वापिस जाते हुए यहां से यहां कितना हो गया, 50, यहां से यहां कितना हो गया, 50, यहां से यहां कितना हो गया बेटा, 50। डिस्टेंस क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर के लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या सिंपल भाषा में डिस्टेंस ट्रेवल किया आपके ऑब्जेक्ट ने 300 मीटर, जी हाँ बिल्कुल 300 मीटर ट्रेवल किया। बात करते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट की। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करते समय क्या देखनी होती है, उनकी डायरेक्शन। और इस वाले क्वेश्चन में हमारा साइन कन्वेंशन क्या है बेटे, कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं बेटे। क्या इधर से इधर जाते समय डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, प्लस 150 मीटर, और जब ऑब्जेक्ट इधर से इधर ट्रेवल किया तो कितना ट्रेवल किया बेटे, माइनस 150 मीटर। तो क्या माइनस 150 और प्लस 150 कैंसिल हो गया बेटे। डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आया बेटे, सब लोग जान पा रहे हैं, 0 मीटर। क्यों 0 मीटर आया भाई, क्योंकि अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिया, और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या नोट किया कि इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को देखते हुए आपको क्या देखना चाहिए ऑब्जेक्ट का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ आपका ऑब्जेक्ट, इस केस में ओ से, कहां तक पहुंचा, सी तक, फाइनली कहां है बेटे, ओ पर। तो ओ और ओ के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 0। क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपना प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।